हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओसीडी क्या होता है। इसकी कई फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा है अलग अलग। इसके अलावा हमने इसके केस को भी स्टडी किया। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है दैट इज़ एटियोलॉजीज ऑफ ओसीडी या फिर फैक्टर्स ऑफ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर हिंदी में इसको जैविक कारक भी बोला जाता है। जैविक कारक इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी, वंशानुक्रम से रिलेटेड है, संबंधित है। इसके अंदर सेम वही होगा कि जिस तरह से जो माता पिता के गुण हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो इन्होंने जो यहाँ पे कारक बताया वो भी यही बताया कि अगर रिलेटिव्स में, संबंधों में किसी को ये समस्या है तो वो आगे स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है। मैकेन एंड मैरे ने 1987 में स्टडी करी और इन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया कि जो ओसीडी के पेशेंट थे उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो रिश्तेदार थे, संबंधी थे, उनके अंदर एग्जाइटी डिसऑर्डर थी और वो भी हाई टेंडेंसी में, फाइन, बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा अपनी स्टडीज़ में इन्होंने परसेंटेज फॉर्म में भी बताया कि लगभग 30% जो रिलेटिव्स थे वो ओसीडी से ग्रसित थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ और रीजंस भी बताए, जैसे हेड इंजरीज, कोई एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर ब्रेन को कोई चोट पहुंची, और ब्रेन ट्यूमर, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओसीडी। अब जो इसी के अंदर इन्होंने बायोमेडिकल रिसर्चेस की और बायोमेडिकल रिसर्चेस के अंदर ये कहते हैं कि जो ओसीडी है ये एक ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, ब्रेन डिजीज़ है ये। और इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने 3 तरह के सबूत भी दिए। सबसे पहला इन्होंने कहा कि न्यूरोलॉजिकल साइंस। न्यूरोलॉजिकल साइंस के अंदर आपको सबको पता है कि न्यूरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पे ब्रेन को एग्ज़ामिन किया गया, न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन किया गया और इन्होंने जो रीज़न बताया वो ब्रेन ट्रोमा को बताया। ट्रोमा का मतलब क्या होता है कि भाई कोई ना कोई आघात पहुंचना, कोई ना कोई चोट पहुंचना दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से ओसीडी की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट किए, जैसे पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, इनवॉलेंटरी जर्क्स आने लग जाते हैं, पुअर विजुअल मोटर परफॉर्मेंस हो जाती है। और रैपोपोर्ट ने 1990 के अंदर कुछ एक केस प्रेजेंट किया। जो ये केस था वो था 8 साल के एक बच्चे के ऊपर जिसका नाम चेकॉफ था, और ये ग्राउंड में खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक ये गिर गया, ये बेहोश हो गया वहाँ पर। और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका जो है ब्रेन हैमरेज हुआ है। ब्रेन हैमरेज होने के बाद इसका पूरा ट्रीटमेंट चला और एक सक्सेसफुल जो ब्रेन सर्जरी हो पाई इसकी। और वो सर्जरी होने के बाद, जब सर्जरी हो गई तो उसके बाद जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ब्रेन तो पूरी तरह से ठीक था लेकिन उसके अंदर कंपल्शन डिसऑर्डर डेवलप हो गया था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑब्सेसिव इज़ रिलेटेड टू थॉट्स एंड कंपल्शन इज़ रिलेटेड टू बिहेवियर। रिपीट करता है, वो कोई ना कोई एक्टिविटी को करता रहता है। इसके अंदर वो करता क्या था, वो ये करता था कि कोई भी चीज़ जब उसको दे दी जाती थी तो वो 7 बार उसकी काउंटिंग करता था, 1 to 7 टाइम उसकी काउंटिंग करता था। अगर कोई नाम उसको बोलना है, जैसे राम बोलना है, सोहन बोलना है, तो वो उसको 7 बार बोलता था। और इसके साथ साथ जो और भी चीज़ें देखने को मिली वो ये थी कि अगर उसको खाना खाना है तो वो एग्जैक्टली पूरे 7 बजे खाना खाने के लिए बैठ जाता था। अब इसके अलावा कुछ और स्टडीज़ हुई, उन स्टडीज़ के अंदर हमें ये देखने को मिला कि जो ओसीडी है वो सीजर से भी रिलेटेड है, मतलब मिर्गी के जो दौरे होते हैं उससे भी संबंधित है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया ब्रेन स्कैन एबनॉर्मेलिटीज़। ब्रेन स्कैन एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर ये कहते हैं कि जो हमारे ब्रेन के अंदर असामान्यताएं आती हैं वो ओसीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी अपने काम को अच्छे से ना करे तो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरह से कॉर्टिकल, स्ट्रेशियल, थैलेमिक
होता है, ब्रेन का पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे इलॉजिकल थॉट्स होते हैं, इलॉजिकल बिहेवियर या इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसकी बार बार रिपीटेशन होने से ये रोकता है, इनहिबिट करता है उसको। और ओसीडी के पेशेंट में देखा क्या गया, ओसीडी के पेशेंट में यही देखा गया, जो ब्रेन का ये वाला पार्ट था वो ओवर एक्टिविटी कर रहा था। मतलब एक तो होता है सक्रिय, और सक्रिय से ज़्यादा, मतलब हर जब कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ये ओवर एक्टिविटी करता था। और ये जो एक स्टडी है वो की थी रॉबिन्सन ने 1995 में। अब इसके अलावा जो हमारा थर्ड एविडेंस है वो है ड्रग थेरेपी। देखिए साइकोलॉजी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी के अंदर, वो जो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है वो ड्रग्स देकर किया जाता है। और ओसीडी के लिए भी एक बहुत ही फेमस ड्रग है, दैट इज़ क्लोमिनप्रेमाइन। ये हमारी एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, और इसका जो रोल है ओसीडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये देखने को भी मिला है कि इसको लेने के बाद जो व्यक्ति के सिम्टम्स हैं ओसीडी से रिलेटेड वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर इसको जब आप छोड़ देते हो तो कुछ टाइम के बाद उस व्यक्ति के अंदर फिर से वो सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अदर फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे।